हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाप्त करा चुके थे पूर्ण रूप से। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, अवकल समीकरण। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है, और बेसिकली जो बात करने वाले हैं अवकल समीकरण की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या शर्तें हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एक्सरसाइज 9.1 को भी कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर बेसिकली ज़्यादा बातें नहीं, दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे ज़्यादातर। एक तो ऑर्डर के बारे में और एक पावर के बारे में, यानी डिग्री के बारे में, यानी उसका कोटि क्या होगी अवकल समीकरण में, डेरिवेटिव की उस कोटि के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी डिग्री यानी पावर के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम अवकल समीकरण के बारे में कि ये होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी लेक्चर्स में, वो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि y बराबर एफ एक्स ये एक फंक्शन है, यानी y एक फलन है x का। y क्या होता है, x का एक फलन होता है, और y को बच्चों हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी हिंदी में बोले तो परतंत्र चर, परतंत्र चर होता है ये। ठीक है, एंड जो x होता है वो होता है बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम बच्चों स्वतंत्र चर के नाम से जानते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, यानी y बराबर एफ एक्स में y एक फलन होता है x का, जहाँ y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर होता है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल जो है परतंत्र चर होता है। ठीक है बच्चों, और हमने अभी तक जो पढ़ा है बच्चों वो ये भी पढ़ा है कि अवकलज जो होता है उसको हम dy/dx यानी y1 या y डैश d2y/dx2 या y डबल डैश या y2, एक ही बात है। d3y/dx3 बराबर y ट्रिपल डैश बराबर y3 etc के बारे में पढ़ा है। इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों अवकलज। क्या बोलते हैं ना, अवकलज यानी डेरिवेटिव। ये जो अवकलज है बच्चों ये प्रथम कोटि का अवकलज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उनको बता रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, तो dy/dx क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज, या इसको dy/dx को आप y1 या y डैश भी बोल सकते हैं। d2y/dx2 होता है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम y डबल डैश या y2 भी कह सकते हैं। d3y/dx3 होता है थर्ड डिग्री का डेरिवेटिव यानी तृतीय कोटि का अवकलज, जिसको हम y ट्रिपल डैश या y3 भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर हम कि अवकल समीकरण क्या होता है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें अवकलज आ जाए, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें अवकलज आ जाए, तो फिर हम ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई नॉर्मल नहीं है। ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण या ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज आ जाए, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें
अवकलज आ जाएं, अवकल समीकरण कहते हैं। नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हटा के आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समीकरण जिसमें ये जो अवकलज हैं, ये जो मैंने अभी बताया, ये सब क्या है, अवकलज ही तो है। बस इनकी ये चीज़ अलग है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, लेकिन हैं सभी डेरिवेटिव अवकलज। तो ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज आ जाएं तो इस प्रकार के समीकरण को, इस प्रकार के समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया अवकल समीकरण क्या होता है। यानी अगर हम कोई ऐसा इक्वेशन बनाएं, हम कोई ऐसी समीकरण बनाएं जिसमें अवकलज आ जाए, तो फिर हम उस इक्वेशन को, उस समीकरण को क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों कुछ बातें हैं अवकल समीकरण के लिए। एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे अवकल समीकरण का, जैसे d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू x। ये क्या है, एक अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। यानी ये अवकल समीकरण है, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों इसमें अवकलज आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सेकंड ऑर्डर का अवकलज है, ये फर्स्ट ऑर्डर का अवकलज है, यानी प्रथम कोटि का अवकलन है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। तो इनमें अवकलज आ गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अवकल समीकरण है, ठीक है। और भी कह सकते हैं आप, y डैश डबल डैश y डैश प्लस y बराबर 0। ये क्या है, ये भी एक अवकल समीकरण है, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, ये प्रथम कोटि का हो गया, ये y एक वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज आ जाए अवकल समीकरण कहलाता है। सिंपल सी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अवकल समीकरण होने के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। कोई भी समीकरण अवकल समीकरण कब होगा, यही नहीं कि उसमें सिर्फ डेरिवेटिव अगर वो अवकल समीकरण हो जाएगा। उसके लिए कुछ थोड़ी सी बातें और हैं, एक दो, उन्हें समझ लेते हैं क्या है कि कब कोई समीकरण अवकल समीकरण होगा। एक तो अवकल समीकरण तो उसके अंदर आनी चाहिए, प्लस एक बात ये भी है कि कोई भी समीकरण अवकल समीकरण होगा यदि वह समीकरण अवकलजों के रूप में एक पॉलिनोमियल हो। यानी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी समीकरण को अवकल समीकरण होने के लिए डेरिवेटिव तो उसके अंदर आनी चाहिए, साथ ही अवकल समीकरण में अवकल समीकरण अवकलजों के रूप में बहुपद होना चाहिए। अवकल समीकरण अवकलजों के रूप में, अवकलजों के रूप में एक बहुपद होना चाहिए, यानी पॉलिनोमियल बहुपद होना चाहिए, ठीक। ये है, यानी कि हम जो बहुपद की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, बहुपद चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी, उसमें डेफिनेशन क्या होती, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, चरराशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, बहुपद बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वहाँ पर तो क्या था, जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 6x क्यू प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, कुछ ऐसे दे दिया। तो यहाँ पर तो चरराशि आ रही थी और इनकी घात क्या थी, धनात्मक पूर्णांक थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चरराशियों की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर चरराशियों की जगह पर अवकलज आएंगे। क्या आएंगे, अवकलज, यानी d2y ओवर dx3 आ जाए, d2y ओवर dx2, dy ओवर dx, d3y ओवर dx3, ऐसे कुछ। मतलब
कि अवकल समीकरण में जो अवकलज आएंगे वो जो होंगे वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होंगे। यानी पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में तो वैसे वेरिएबल आते हैं, बट वेरिएबल की जगह क्या आ जाएंगे यहाँ पे d2y/dx2, ये अवकलज आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से बहुपद होता था उस तरीके से ही अवकल समीकरण होगा, बस वेरिएबल की जगह इसमें अवकलज आ जाएंगे। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि अवकल समीकरण में अवकलज जो होंगे अवकलजों के रूप में बहुपद होना चाहिए। यानी जो बहुपद होगा वो अवकलजों की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उस बहुपद में अवकलज आने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल एक आध आ जाएगा चलेगा, वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन अवकलज भी आने चाहिए। ठीक है, तो अवकलजों के रूप में वो एक क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं आप dy/dx बराबर y, तो ये एक बहुपद है और अवकलज इसमें आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है कोई y। ठीक है, तो ये भी चलेगा। तो इस तरीके से और भी आप कह सकते हैं y+y बराबर x, ये भी एक अवकल समीकरण है। तो इसमें डेरिवेटिव भी आ रहे हैं, अवकलज भी आ रहे हैं और वेरिएबल भी आ रहा है। तो अवकलजों के रूप में ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों ये है कि क्या है दूसरी बात, कि जब हम अवकल समीकरण बनाएंगे तो उस अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव आएंगे, जो अवकलज आएंगे, वो एक लिमिट में आनी चाहिए। किस में आना चाहिए, लिमिट में। लिमिट मीन्स कि इतने आने चाहिए कि जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे मान लीजिए इसमें अवकलज जो आ रहे हैं वो 3 जगह आ रहे हैं, 1 2 3, तो हम इनको आराम से काउंट कर सकते हैं। 3 जगह अवकलज आ रहा है, ऐसे ही 10 जगह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 को तो हम काउंट कर लेंगे। 100 जगह आ सकता है, लाख आ सकता है, 10 लाख आ सकता है, करोड़ आ सकता है, 10 करोड़ आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतने आने चाहिए कि जो काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकें। ऐसा ना हो कि जिनको हम काउंट ना कर सकें। इट मीन्स दैट वी कैन से स्टूडेंट्स कि जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर जो डेरिवेटिव होंगे वो काउंटेबल होने चाहिए, यानी कि फाइनाइट होने चाहिए, नॉट इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन सकें। ऐसे डेरिवेटिव उसके अंदर आने चाहिए, इतने आने चाहिए, इतनी संख्या में उसके अंदर डेरिवेटिव आना चाहिए जिसको कि हम गिन सकें। ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए। इनफाइनाइट मीन्स मेरा कहने वाला आप समझ रहे हैं ना कि इस तरीके से हो जाए कि जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे दूँ, dy/dx2 प्लस साइन dy/dx बराबर 0, या क्यों यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको, या d2y/dx2 माइनस कॉस y डैश इज इक्वल टू 0। ये अगर ऐसा आ गया तो ये एक अवकल समीकरण नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जब हम इस अवकल समीकरण की पावर ज्ञात करेंगे ना, डिग्री ज्ञात करेंगे, तो हमें वहाँ समस्या आएगी। आगे के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इनफाइनाइट फॉर्म में कैसे, तो देखिए बच्चों, ये जो कॉस है या साइन है ये एक सीरीज है बच्चों, और ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एक्सप्रेशन प्रसार के रूप में, वहाँ पर आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस एक्स का। क्या होता था, ये आपका होता था बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक बच्चों ये चलते थे। तो ये एक इन्फानाइट सीरीज है। यहाँ पर हम x की पावर का पता नहीं लगा सकते कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। क्या आप यहाँ पावर का पता लगा सकते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी? नहीं पता लगा सकते, बिकॉज यहाँ पर x की पावर 0 थी 1 के साथ, यहाँ x की पावर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, ऐसी फिर 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, एंड ऑर्डर इन्फानाइट तक ये पावर जाती जाएगी। तो हम अगर ये कहें कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस फॉर्मूला, तो वी कैन नॉट फाइंड पावर ऑफ दिस वेरिएबल इन दिस फॉर्मूला, बिकॉज स्टूडेंट्स इन्फानाइट सीरीज तक ये जा रहा है बच्चों। उसका रीजन ये है कि आप देखिए x की पावर 6 है, 10 होगा ना, फिर 2 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड डॉट डॉट कहाँ तक, काउंटेबल ही नहीं होगा यार। इन्फानाइट तक का आप काउंट कर सकते, नहीं काउंट कर सकते। ये जो है इन्फानाइट तक जा रही है, फाइनाइट नहीं है।
पावर जो है इन्फिनाइट तक जा रही है, तो इन्फिनाइट तक जा रही है तो व्हाट इज इन्फिनाइट, आई डोंट नो, क्योंकि इन्फिनाइट पे कौन सा नंबर है हमें क्या पता भाई। हमें तो जहां तक हम काउंट कर सकते हैं नंबर को वो हमारे लिए फाइनाइट है, और उससे आगे की जो सीमा जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते उसको हम इन्फिनाइट के अंदर डाल देते हैं। पर जिस चीज को गिना नहीं जा सकता वो इन्फिनाइट के अंदर आता है, वो इन्फिनाइट कहलाता है। तो क्या पावर को जब हम पता ही नहीं कर पाएंगे, पावर हम गिन ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे कह देंगे किसकी पावर इतनी होगी, तो नहीं कह सकते। इट मीन्स इसकी पावर को हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इसकी पावर कहाँ तक जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस सीरीज के अंदर, इस इन्फिनाइट सीरीज के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। हम कह देंगे कि यार इन्फिनाइट होगी, यार इन्फिनाइट मीन्स कितना, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, सही है ना, काउंट नहीं किया जा सकता पावर को। तो बस यह हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि x की पावर इतनी होगी, नहीं बता सकते, बिकॉज इन्फिनाइट सीरीज है और इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहां पर ये x आया है और यहां x का काम कौन कर रहा है, यह x का काम कर रहा है ये y डैश, यानी प्रथम कोटि का अवकलज। तो जब हम इसका फॉर्मूला एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x है तो यहां पे आ जाएगा cos y डैश, यानी यहां पे आएगा 1 माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y डैश की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस y डैश की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि डेरिवेटिव तो है, यहाँ पे ये y डैश एक डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्रथम कोटि का अवकलज है, बट मैं कहूँ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप नहीं बता सकते कितनी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा तो 2 है, यहाँ देखा तो 4 है, यहाँ देखा तो 6 है, बट इसकी हाईएस्ट बड़ी से बड़ी उच्चतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ 6 है तो आगे जाकर डॉट डॉट हो रहा है, मीन्स यहाँ 8 होगी, फिर 10 होगी, 12 होगी, प्लस इनफाइनाइट होगी, तो नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन बन जाएगी तो फिर मतलब इस तरीके का जो है सिचुएशन उस अवकल समीकरण के अंदर नहीं बननी चाहिए। अगर हम वहाँ पर पावर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस अवकल समीकरण में किसी डेरिवेटिव की, ठीक है। तो इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। लिमिटेड टर्म्स में डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर आनी चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए जिनको कि हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड एक बात और जो मैंने बताई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो एक डेरिवेटिव की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। अवकलज के रूप में, मतलब अवकल समीकरण जो होना चाहिए वो एक ऐसा अवकल समीकरण होना चाहिए जिसमें डेरिवेटिव आए, लेकिन और वो वेरिएबल की फॉर्म में, तो वेरिएबल की फॉर्म में नहीं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आए, ठीक है। अवकलज उसमें जो है एक बहुपद के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शर्तों का अगर पालन होगा तो वो एक अवकल समीकरण होगा, और वहां पर हम उस अवकल समीकरण में उसकी डिग्री तो ज्ञात कर लेंगे। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट फॉर्म में हुआ तो हम डिग्री तो फाइंड आउट कर लेंगे, बट डिग्री नहीं, ऑर्डर तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट डिग्री फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर कितना है वो हम बता देंगे, ऑर्डर के बारे में मैं भी आपसे आगे बात करूंगा, बट डिग्री फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये बात थोड़ी सा तुमसे अभी से बता के चल रहा हूँ कि आगे भी हम जो पढ़ने वाले हैं इन दिस एक्सरसाइज वो ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली टोटली एक्सरसाइज के बारे में। तो हम ऑर्डर तो बता देंगे बट डिग्री नहीं बता पाएंगे अगर ये इन्फिनिट सीरीज तक जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह के चल रहा हूँ कि अगर जब भी आपको पावर फाइंड आउट करनी हो तो उसमें ये dy/dx यानी जो भी डेरिवेटिव है वो एक इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, लिमिटेड एंड काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। चलिए, तो ये हो गया अवकल समीकरण के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब बेसिकली जो इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में हमसे पूछा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो बेसिकली सक्सेस के अंदर पूछा जाएगा, जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही तो दो टॉपिक के ऊपर है। वो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवकलज की कोटि व घात, यानी कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी डेरिवेटिव की डिग्री क्या होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड उसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की का ऑर्डर कितना है और उसकी डिग्री कितनी है, उसका पावर कितना है। ठीक, उसके लिए कुछ रूल हैं, समझिए आप। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं कोटि के बारे में। किसी भी अवकल समीकरण में किसी डेरिवेटिव यानी अवकलज की कोटि हम कैसे पहचानेंगे। देखिए उसके लिए मैं आपको एक सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, आप उस बात को समझिएगा। समीकरण में सबसे ज्यादा जितनी बार अवकलन हुआ हो उसे ही हम अवकलज की कोटि कहते हैं। मतलब ये लैंग्वेज मैंने अपनी तरफ से लिखाई है, आपको किसी किताब में ऐसे नहीं मिलेगा कि नॉर्मल भाषा में लिख दिया हो। मैं आपको इसको एग्जांपल देंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या से यानी जो भी आपको अवकल समीकरण दिया होगा उसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार अवकलज, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलज हुआ है उसमें। जैसे होता है कि एक बार अवकलन हो गया, दो बार अवकलन हो गया, तीन बार अवकलन हो गया, चार बार अवकलन हो गया। भाई एक बार होगा तो dy ओवर dx आएगा, दो बार होगा तो d2y ओवर dx2 आएगा, तीन बार होगा तो d3y ओवर dx3 हो जाएगा, चार बार होगा तो d4y ओवर dx4 होगा, पांच बार होगा तो d5y ओवर dx5 होगा। तो मतलब ऐसे हाईएस्ट टाइम, उच्चतम टाइम, अधिकतम बार कितनी बार उसका अवकलन हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार हुआ होगा वही क्या होगी, उसकी कोटि होगी। जैसे इन एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे एक अवकल समीकरण है d3y ओवर dx3 प्लस y प्लस dy ओवर dx प्लस d3 तो हो गया d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू x। ये सपोज एक वेरिएबल, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड फॉर्म में डेरिवेटिव आ रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसके अंदर डेरिवेटिव आ रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो ऑर्डर होगा बच्चों यहाँ पर इसका, यानी जो कोटि होगी बच्चों वो होगी कि आप इसमें ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है, चार बार हुआ है, पांच बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, हाईएस्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव। तो ये इसमें अगर हम देखें तो ये तो एक बार है, यहाँ दो बार है और यहाँ तीन बार है। क्या तीन बार किससे ज़्यादा कहीं अवकलन हो रहा है? नहीं। तो कितनी अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार अवकलन हुआ है। तीन बार से ज़्यादा अवकलन इसमें नहीं हुआ है। हम कैसे पहचाने? हम पहचाने इसको देख के कि d3y ओवर dx3, इट मीन्स तीन आ रहा है तो तीन बार अवकलन हुआ है, तीन बार से ज़्यादा इसमें अवकलन हुआ ही नहीं है। अगर d4y ओवर dx4 होता तो चार बार होता, d5y ओवर dx5 होता तो पांच बार होता, d6y ओवर dx6 होता तो छह बार होता। तो यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट कितना टाइम हुआ है? सिर्फ और सिर्फ तीन बार। तो अधिकतम बार जो अवकलन हुआ होगा वो ही क्या होगा? उसकी कोटि होगी।
तो कोटि कितनी है यहाँ पे 3। समझ में आ गया आपको। जैसे और y स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई की पावर 4 टाइम डैश। तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अधिकतम 4 बार अवकलन हुआ है। तो इसकी जो कोटि होगी, जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 4। तो आंसर इस तरीके से, ठीक है। तो समझ गए आप कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर यानी कोटि हम कैसे निकालते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, आंख बंद कर लेना बिल्कुल, बस आपको एक ही चीज़ पे उंगली रखनी है कि यस कितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन हुआ है। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन हुआ हो वही क्या होगा, वही होगी आपकी कोटि, ओके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करें कि घात के बारे में, डिग्री के बारे में। डिग्री यानी घात, तो घात क्या होगी बच्चों, तो घात के लिए 2 शर्तें हैं बच्चों, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डेरिवेटिव की डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तों का पालन होना चाहिए। कौन कौन सी शर्तें हैं? शर्त नंबर तो 1 यही है जो मैंने आपको पीछे ही बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए। मैंने जो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पीछे कि dy/dx d2y/dx जो भी है वो उस इक्वेशन में इनफाइनाइट टाइम नहीं आना चाहिए, सिर्फ फाइनाइट टाइम आना चाहिए, यानी कि इतनी बार आना चाहिए कि जिसको हम गिन सकें। 10,000 आ सकता है, 20,000 आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, इन सबको हम गिन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट डॉट इनफाइनाइट आ गया तो हम उसको नहीं गिन सकते, और हम उसको गिन नहीं पाएंगे तो हम ये भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो इस वजह से जो है, जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, वो इनफाइनाइट टाइम नहीं आना चाहिए, लिमिटेड टाइम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि और दूसरी क्या चीज़ है बच्चों यहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको ये बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें जो आपका डेरिवेटिव होगा, उस डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो पावर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यानी बटे वगैरह में नहीं होनी चाहिए। वो एक घात जो है कोई होल नंबर होनी चाहिए, वो पावर कोई होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो आप उसको कोशिश करिए स्क्वायर क्यूब या कुछ भी करके वो पावर एक होल बन जाए, होल नंबर बन जाए, ठीक है। तो फिर उस डेरिवेटिव की जो पावर है वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो आप उसको कुछ करिए, आप हो सकता है उसको स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, जो भी करने से वो हट जाए पावर और एक होल नंबर बन जाए, तो आप उसको पहले होल नंबर बनाइए, तब जाके बात बनेगी। यानी इन 2 शर्तों का पालन होगा तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी डेरिवेटिव की पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि डिग्री होती क्या है, भाई ये तो मैंने रूल बता दिया डिग्री होने के लिए, लेकिन डिग्री होती क्या है, तो डिग्री में भी ये भी मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा। अवकल समीकरण में उस अवकलज की घात जो सबसे उच्चतम कोटि का है, उसकी घात को अवकल समीकरण की अवकलज की घात कहेंगे, डिग्री कहेंगे, मतलब जो भी डिग्री कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये क्या होगा भैया, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके है, डेरिवेटिव आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं। तो अब आप उसमें ये देखिए, सबसे पहले
जैसे आपने इसमें देखा था कि आपने कोटि फाइंड आउट की थी, तो आपने ये देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। तो आपने देखा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में और आपने देखा हाईएस्ट 3 बार हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो गई 3। तो आप जब पावर फाइंड आउट करेंगे, डिग्री आप जब फाइंड आउट करेंगे, तब भी आपको यही देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ हो उस पर पहुँच जाओ। अब उसकी पावर देखो आप, हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो वो जो पावर होगी वही होगी डिग्री। आपको ये नहीं देखना, जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx की पावर 4 प्लस dy d2y ओवर dx2 की पावर 5 प्लस dy d3y ओवर dx3 की पावर 1 प्लस d4y ओवर dx की पावर या d4y ओवर dx की पावर 4 बराबर x, ऐसे दे दिया। सपोज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर छोड़ो भी, पहले आप ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर तो आप निकाल दोगे 2 मिनट में, चूंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। कोटि कैसे निकालेंगे कि आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, तो सबसे ज़्यादा 4 बार अवकलन हुआ है, इसकी कोटि क्या हो गई 4 हो गई। अब ये तो थी बात कोटि की, लेकिन बात कर रहे हैं हम पावर की, डिग्री की, घात की। तो इसकी घात क्या होगी इस अवकल समीकरण में, इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, ठीक है। तो घात हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है ये d4y ओवर dx4। तो इस सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसकी जो पावर है हाईएस्ट वो है 1। तो बस घात भी क्या हो जाएगी इसकी 1, घात भी क्या हो जाएगी इसकी 1। अब आप ये मत देख लेना कि हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है एक्चुअल में, सबसे ज़्यादा जिसका अवकलन हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जिसका अवकलन हुआ है, उस अवकलज की, उस डेरिवेटिव की घात देखनी है आपको, चाहे वो घात सबसे छोटी क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, उसकी पावर कितनी है, वो उस अवकल समीकरण की सबसे बड़ी घात होगी, ना कि ये सबसे बड़ी घात होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने का, ठीक है। किसी भी डेरिवेटिव की डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, वो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई है वो आप ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप बाकी में उसकी डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं आना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो है फ्रैक्शनल तो आप स्क्वायर या क्यूब करके उसको होल नंबर बनाइए, ठीक है, तब जाके हम उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ने अवकल समीकरण सीखा क्या होता है, आपने उसकी कोटि कैसे निकालते हैं ये सीखा, आप उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें कहा है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बतानी है यदि परिभाषित हो तो, ठीक है। यानी नंबर 1 यहाँ पर देखिए बच्चों, d4y ओवर dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश
बराबर 0। दूसरा दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है y डैश प्लस 5y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt2 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बच्चों d2y ओवर dx2 की d2y ओवर dx2 की होल पावर 2 प्लस cos dy ओवर dx बराबर 0। पांचवा सवाल दे रखा है बच्चों d2y ओवर dx2 बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। छठवां सवाल दे रखा है बच्चों y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y डैश की पावर y की पावर ओनली y की पावर 5 बराबर 0। ठीक है, छठवां सवाल हो गया। सातवां सवाल में क्या दे रखा है बच्चों? सातवां सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है y डैश प्लस y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। एंड आठवां सवाल जो दे रखा है बच्चों वो y डैश प्लस y प्लस e की पावर x। 9 जो क्वेश्चन है बच्चों y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। 10वां सवाल y डबल डैश 2y डैश साइन y बराबर 0। ठीक है, 9वां 10वां, 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां 10 हो गए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में कोटि और घात पूछी थी यदि परिभाषित हो तो। चलिए 10 सवाल हो गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जो भी मैंने रूल और रेगुलेशन बताए हैं अगर आपने वो अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको कोई भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, आराम से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कोटि की। तो कोटि के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस अवकल समीकरण में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है। कुछ सबसे ज़्यादा जो अवकलन हुआ है वो हुआ है बच्चों 4 बार, और तो है नहीं इसमें, तो कोटि तो होगी भैया 4। ठीक है, अब बात करें इसकी घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी। तो इसकी घात निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, घात निकालने के लिए मैं 2 बातें बताई थी। एक मैंने ये बात एक तो ये बताई थी कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए उस अवकल समीकरण में उसकी जो आने की जो संख्या है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, लिमिट इतनी बार आना चाहिए जिसको कि हम काउंट कर सकें। ठीक है, और उसकी पावर जो है वो एक फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए कोटि तो हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं 4 है, बस इसकी घात नहीं ज्ञात कर सकते। क्योंकि घात क्या होती है, घात हम कब ज्ञात कर पाएंगे बच्चों, घात हम तब ज्ञात कर पाएंगे कि ये देखिए आप यहाँ पर इसमें y ट्रिपल डैश आ रहा है, तो यार इस y ट्रिपल डैश में की पावर कितनी होगी, इस y ट्रिपल डैश की पावर कितनी होगी ये बताइए आप। तो अगर हम ये बात करें इसकी पावर की, तो ये देखिए साइन क्या है, साइन एक इन्फिनिट सीरीज है। साइन जो x है, आई थिंक इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस की पावर 5/5 फैक्टोरियल और माइनस डॉट इन्फिनिट तक। तो ऐसे ही जब हम इसको करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या है, y ट्रिपल डैश यानी 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब इसको हम बार बार यहाँ पे क्या आएगा, इस x की क्या आ जाएगा, y ट्रिपल डैश आएगा। y ट्रिपल डैश की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस y ट्रिपल डैश की पावर 5/5 फैक्टोरियल और माइनस डॉट इन्फिनिट। तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर हम ज्ञात कर सकते हैं, तो नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, मैंने भी आपको समझाया था, वो आप समझ गए ना पीछे, कहीं वहाँ शायद ऐसा तो नहीं हो गया कि
हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम देखते हैं। आपको जो मैंने लिखाया था अगर वहाँ हो भी गया हो तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको जो कराया अभी थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है वहाँ पॉइंट मिस हो गया हो। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, इसका आंसर मैच कर लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 9.1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसकी पावर तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट 44 है। 9.1 का पहला क्वेश्चन, 9.1 का पहला आपका क्वेश्चन है, 9.1 का पहला क्वेश्चन है, परिभाषित नहीं है। यस, देखिए अभी जो मैंने आपको पीछे लिखाया था वहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा। क्या वहाँ पे मैंने आपको ये लिखाया था कि जब जो भी हम घात देखते हैं, घात के लिए जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, मैंने वहाँ पे लिखाया था कि अवकल समीकरण में जितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है उसकी पावर को देखते हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जिस अवकलज की सबसे ज़्यादा घात होगी उसी को हम उस अवकल समीकरण की घात कहेंगे, ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ है वो ये हुआ है 4 बार, तो इसकी कोटि क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन अब इसकी अगर हम पावर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर इसकी पावर की अगर हम बात करें तो इसकी पावर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आप इस अवकलज को देखिए, ये इन्फिनिट चीज़ तक जा रहा है, तो यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन इसकी हो सकता है पावर कितनी हो, हमें क्या पता, ये इन्फिनिट तक जा रही है चीज़, तो इसकी पावर को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे घात जो होगी वो परिभाषित नहीं होगी, नॉट डिफाइन होगी। घात को जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं है, घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते कितनी होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए आप, सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है कि 1 बार, तो इसकी कोटि क्या हो गई, तो इसकी कोटि जो होगी वो होगी 1, और घात भी क्या है इसकी सबसे बड़ी 1, तो घात भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए बच्चों, इन्फिनिट चीज़ तो कोई नहीं जा रही है ना, कोई इन्फिनिट तो जा नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितना हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ है वो हुआ 2 बार, ठीक है। तो कोटि क्या हो गई इसकी 2 हो गई, ठीक है। और आप आंसर साथ ही साथ चेक भी करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है अगर कोई मिस्टेक रह जाए, हम आंसर चेक नहीं करते हैं, इसी वजह से किसी क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। 9.1, ठीक है, पहले में कोटि भी 1, घात भी 1, ठीक है, और तीसरे में कोटि आपकी 2 आ रही है, सही है, कोटि आ रही है 2, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कोई इन्फिनिट तक जा नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो घात क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई इन्फिनिट चीज़ नहीं है, इन्फिनिट तक नहीं जा रहा है, तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, कि 2 बार हुआ है, तो कोटि क्या होगी 2, फिर उसकी पावर कितनी है, जितनी भी पावर है वो उसकी हाईएस्ट पावर होगी। लेकिन अगर कोई इन्फिनिट तक जा रहा है तो फिर उसकी घात को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। यानी अगर कोई इन्फिनिट चीज़ तक जा रहा है डेरिवेटिव, तो उसकी पावर को हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, और इन्फिनिट तक नहीं जा रहा, तो आप ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, वो उसकी कोटि और उसकी पावर जो होगी वो उसकी घात हो जाएगी, ठीक है भाई, यानी डिग्री हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है कि 2 बार, तो कोटि क्या हो गई, तो कोटि हो गई भैया 2, और इसकी घात क्या होगी, घात नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये इन्फिनिट सीरीज तक जा रहा है, कॉस क्या है, कॉस एक इन्फिनिट सीरीज है, तो यहाँ पर जो घात होगी वो क्या होगी, परिभाषित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम कितनी बार हुआ अवकलन 2 बार, तो कोटि 2, और घात की अगर बात करें तो इसकी पावर कितनी है 1, अब घात सर इसकी 1 क्यों कर दी आपने, देखिए उसका रीजन है, मैंने कहा था कि डेरिवेटिव इन्फिनिट तक नहीं जाना चाहिए, कोई और वेरिएबल आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, वो इन्फिनिट तक जा सकता है, तो यहाँ पे एक्स इन्फिनिट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक डेरिवेटिव थोड़ी है, वाई ये वाला एक्स जो है ये भी इन्फिनिट तक जाएगा, तो जाने दो भाई, एक्स से मतलब नहीं है, डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए यहाँ पर, एक्स की जगह पर डेरिवेटिव इन्फिनिट तक नहीं जाना चाहिए, एक्स या वाई जा रहा है जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे आ जाओ, अधिकतम कितनी बार हुआ है 3 बार, तो कोटि 3, और घात कितनी है फिर इसकी, घात 2 मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अधिकतम कितनी बार हुआ 3 बार, तो कोटि
3 और घात इसकी कितनी है 1। इसी की फिर यहाँ पर देखिए ये इन्फिनिटी सीरीज जा रहा है तो ये x ही तो जा रहा है इन्फिनिटी सीरीज तक, ये थोड़ी जा रहे हैं, ये डेरिवेटिव थोड़ी जा रहे हैं। तो कितनी बार हुआ है हाईएस्ट, एक बार। तो कोटि 1 और घात भी इसकी 1। ऐसे यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार, तो कोटि 2 और इसकी फिर घात 1। तो इसी की घात देखनी है आपको, अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है सीरीज तो, और इन्फिनिटी सीरीज जा रही है तो वहाँ तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोटि हाईएस्ट कोटि 2, देखिए y जा रहा है, डेरिवेटिव नहीं जा रहा। ठीक है, और इसकी घात भी क्या होगी फिर 1, जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों बस हो गए खत्म, क्या सवाल खत्म। ठीक है, 10 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब 11 में देखिए बच्चों, 11वें सवाल में क्या कहा है, 11 में कहा है ये सवाल ऐसा ये अलग से बना दिया है कि इसकी घात क्या है। तो आप देखिए इसमें हाई घात पूछी है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलज हुआ है 2 बार, उसकी घात कितनी दे रखी है 3, तो 3 आंसर, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11वीं में ए में 3 आंसर आ रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, 12वां सवाल आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कोटि क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है 2 बार, तो कोटि क्या हो गई 2, कोटि क्या होगी इसकी 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, कोटि तो ही पूछी है, डिग्री थोड़ी पूछी है, तो कोटि पूछी है, कोटि पूछी है तो 2 आएगी सबसे ज़्यादा, और इन्फिनिटी सीरीज भी है नहीं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये 12 सवाल समाप्त और उनकी एक्सरसाइज भी समाप्त। बस आप ध्यान ये रखिएगा, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है कोई डेरिवेटिव तो उसकी पावर को हम परिभाषित उसको परिभाषित नहीं कर सकते, घात परिभाषित नहीं है, नहीं लिखा मैंने, नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं कर सकते। और अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है तो हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो उसकी कोटि होगी, उसी की जो पावर होगी वो उसकी घात बन जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त।